हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम टेंटिवली तौर पर संभावित तौर पर रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। तो एग्ज़ाम कब से हो रहे हैं? तो एग्ज़ाम जुलाई से होने की संभावना रेलवे मिनिस्ट्री ने जताया है कि जुलाई से एग्ज़ाम्स हो सकते हैं ग्रुप डी के। तो यदि आप अभी से उस समय की बात करें कि जुलाई तक हमारे पास कितना समय बच जाता है ग्रुप डी में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप मान कर चलिए तो अभी से लगभग 100 से 105 दिन 10 दिन 100 दिन मतलब कि 100 डेज़ आप मान सकते हैं कि मोटा मोटी कि 100 दिनों का समय हमारे पास है ग्रुप डी में अपना प्रदर्शन अच्छा करने के लिए। तो इस अंतिम 100 दिनों में हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हर एक सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। तो देखिए मैथ्स में क्या है कि अब तक तो आप सारे टॉपिक्स कर चुके होंगे। कुछ टॉपिक यदि आप नहीं किए हैं, जैसे एडवांस में कभी कभी हम लोग कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, तो एडवांस का भी बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलता है ग्रुप डी में। और सवालों का पैटर्न एक बार देख लीजिए, प्रीवियस ईयर आप देख ही चुके होंगे। नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। तो एक प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए अभी से यदि आप बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो ये जिन टॉपिक्स को आपने क्लियर नहीं किया है और आपको लगता है कि इन टॉपिक्स को करना ज़रूरी है, सबसे पहले इत्मीनान के साथ उन टॉपिक्स को आप क्लियर करिए। और साथ ही हर रोज़ एक सेपरेट तौर पर सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के, 30 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के प्रैक्टिस करिए। और उसके थ्रू आप अपने आप को जांचिए कि आपका कौन सा टॉपिक सही है और कौन सा टॉपिक सही नहीं है, किस में आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। यदि मैथ्स के प्रैक्टिस क्लास की बात की जाए तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों के प्रैक्टिस क्लासेस के थ्रू 10 क्वेश्चन का सेट मैं हर रोज़ यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10 सवाल ही मैं प्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उन 10 सवालों के थ्रू 10 टॉपिक्स आपके कवर हों और आप उन टॉपिक्स को क्लियर कर सकें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। यदि हम रीजनिंग की बात करें कि अब से लेकर हमारे ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक रीजनिंग में हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करें, तो बहुत लोग इग्नोर करते हैं रीजनिंग को। मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन देना चाहूँगा कि रीजनिंग को इग्नोर करने की भूल मत करिए। बहुत ट्रिपिकल यदि सवाल बनाया जा सकता है तो मुझे लगता है कि वो रीजनिंग में बनाया जा सकता है। रीजनिंग में यदि आप ग्रुप डी की बात करें तो 30 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है। 30 नंबर कोई छोटा मोटा सवाल पूछने का क्वांटिटी नहीं है। 30 नंबर के सवाल में यदि आपने रीजनिंग किया है तो आपको, बहुत लोगों को आसान लगता है कि हल्का सा बना लिए, ब्लड रिलेशन ये सभी चीज़ों को बना लिए, कैलेंडर बना लिए तो आसान आपको लगता है। लेकिन आप मान कर चलिए यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे ग्रुप डी के, तो सवालों को उलझाया किस तरीके से जा सकता है रीजनिंग में, बहुत आसानी से आपको उलझाया जा सकता है। तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को बनाइए। मैं सजेस्ट करूँगा कि रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट आप हर रोज़ एक सेट ज़रूर मारिए, सेपरेट तौर पर 30 क्वेश्चन का, 35 क्वेश्चन का। और हर रोज़ हर एक नए सवाल से आपका मुलाकात होगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आने वाले समय में। 100 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये कोई छोटा ड्यूरेशन नहीं है समय का। यदि रीजनिंग में आपने कुछ भी अब तक नहीं किया तो भी 100 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यदि आप कर चुके हैं तब तो प्रैक्टिस क्लासेस के थ्रू आपको अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना चाहिए। एक किताब लीजिए और उससे आराम से प्रैक्टिस बनाइए। सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल हो गए, कथन निष्कर्ष हो गया, इन सभी पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इन्हीं सभी टॉपिक्स में रीजनिंग के आपको उलझाया जा सकता है, फंसाया जा सकता है और आपका समय उसी में खर्च हो सकता है। तो प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी तो समय कम खर्च होगा आपका एग्ज़ाम में। आगे यदि हम साइंस की बात करें तो साइंस में 25 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आप ओवरऑल तौर पर देखें तो साइंस के सेगमेंट से 25 सवाल और जनरल अवेयरनेस वाले सेगमेंट से भी 2 से 3 सवाल आप मान कर चलिए कि साइंस का आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो यानी कि आप मान के चलिए तो मोटा मोटी 30 सवाल आपको साइंस से देखने को मिलेगा। यदि प्रीवियस ईयर 2018 की बात हम करें कि ग्रुप डी में कैसा सवाल साइंस का आया था, तो लूसेंट और स्पीडी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उससे तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है ग्रुप डी का, क्योंकि आपका बेसिक तो क्लियर हो जाता है। यदि न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल का सेगमेंट आपका लूसेंट और स्पीडी से नहीं कवर हो सकता है। तो यदि मैं साइंस के लिए आपको सजेस्ट करूँ तो अभी से भी यदि आप करना चाहें
तो यदि आपका स्कोर नहीं ना हो रहा है सेट में, जब आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो मैं सच बताऊं तो साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगा, मैं सजेस्ट करूंगा। यदि आप मेरी बातों को मानकर अपनाएंगे, उसे फॉलो करेंगे, तो अभी से लेकर 100 दिनों का भी समय यदि आपके पास ग्रुप डी का है, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा एग्ज़ाम में, और आपको सुकून महसूस होगा कि चलो भाई ने कुछ अच्छा बताया था। हाँ, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि एनसीईआरटी का 9-10 का आप साइंस लीजिए। आराम से उस साइंस में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको लगता है उससे याद करते चलिए। किसी स्टैंडर्ड बुक को यदि आप नहीं प्रेफर करना चाहते, नहीं, आप सोच रहे होंगे कि 100 दिनों में एनसीईआरटी भी करे, किसी स्टैंडर्ड बुक को भी करे, आप नहीं करना चाहते किसी स्टैंडर्ड बुक जैसे क्राउन और लूसेंट, स्पीडी, इनको आप फॉलो नहीं करना चाहते तो आप मत फॉलो करिए। सिर्फ एनसीईआरटी 9-10 का ही आप कर लीजिए, वो सफिशियंट होगा। क्योंकि जिस तरीके का सवाल 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया था, आप मान कर चलिए तो लूसेंट से तो मिलने वाला नहीं है, हूबहू आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। यदि हाल में जो आईसीएआर का एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट कराया गया, उसमें भी साइंस का वेटेज उसी तरीके से था जिस तरीके से ग्रुप डी में रहता है, तो उसमें भी जिन लोगों ने आईसीएआर का एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें बखूबी इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि कोई भी सवाल स्पीडी, लूसेंट और क्राउन से आने वाला नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल बातों पर फोकस किया जा रहा है। डीप से, बिल्कुल गहराई से आपको पूछा जा रहा है सवालों को, तो उन गहराई को जानने के लिए तो गहराई से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी बात मानिए तो एनसीईआरटी का 9-10 का साइंस के लिए लीजिए। और यदि अलग से आप किसी स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो एसके झा सर का बुक बहुत पहले उन्होंने लॉन्च किया था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार उनकी बुक को पढ़ कर देखिए। सवाल का उनके किताब में यदि सवाल की बात करें तो सवाल का जो नेचर है वो पूरा ग्रुप डी में जो 2018 में जिस तरीके के सवाल के नेचर से पूछा गया था, प्रकृति जिस प्रकार की अपनाई गई थी सवालों को पूछने की, हूबहू उन्हीं चीज़ों से सर ने किताब को सजाया है। बहुत बेहतरीन किताब है। यदि एस के झा सर की किताब की साइंस की बात की जाए तो ग्रुप डी के रिगार्डिंग बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपको। आप सोच रहे होंगे कि इतने कम समय में इन किताबों को मैं ख़त्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो ज़्यादा भ्रम में मत रहिए, क्योंकि इधर सुन लिए उधर सुन लिए, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं अभी सिलेक्टेड नहीं हूँ किसी भी जगह में, तो मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं हमेशा एनालाइज करता ही रहता हूँ कि किन सेगमेंट्स पर काम किया जाए ताकि मेरा सिलेक्शन श्योर हो पाए इन एग्ज़ाम्स में, ताकि मैं भी कहीं सिलेक्ट हो पाऊँ। तो मैं आपको सही गाइड ही करूँगा, सही बात ही बताऊँगा ताकि आप भी सिलेक्शन को पा सकें। तो मेरी बात मानिए और साइंस के लिए इन चीज़ों को अपनाइए। इसके अलावा सेपरेट सेट तो मारते ही रहिए, आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा कि सच में लूसेंट और स्पीडी कोई काम का नहीं। लेकिन ये कोई भी किताब, मैं किसी भी किताब की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि ये किताब ख़राब है, लेकिन जिस तरीके का पैटर्न अपनाया जाता है एग्ज़ाम में, जिस तरीके के सवाल आपसे पूछा जाता है उस सवाल के रिगार्डिंग ही आपको किताबों को चुनना चाहिए। उन किताबों को आप चुनिएगा। मान लीजिए कि लूसेंट स्पीडी आप पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे किस तरीके का सवाल जो आप पढ़े हैं उस तरीके का सवाल आपको किसी एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिल रहा है। तो किताब बदलिए, सवाल की प्रकृति बदल रही है, नेचर बदल रहा है, एग्जामिनर अपना थॉट बदल रहे हैं सवाल पूछने का। इस बार क्या सवाल रहने वाला है ये कोई नहीं जानता। क्या मालूम कि लूसेंट स्पीडी से ही पहले की तरह जैसे 2018 के पहले एग्जाम्स होते थे उठाकर डायरेक्टली डाल दिया जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही अपना काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी रणनीति को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। यदि हम करंट अफेयर में देखें तो करंट अफेयर के लिए यदि आप अब तक कुछ भी नहीं किए हैं तो भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको कि यदि आप आज से भी शुरू करते हैं या कल से भी आप शुरू करते हैं, कल से छोड़ दीजिए, यदि आप होली के बाद से भी शुरू करते हैं करंट अफेयर करना, तो भी 100 दिनों के समय में आप आराम से एक किताब को लेकर उसको पूरा पढ़ जाइएगा तो आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। लेकिन बेस्ट तरीका है, तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि करंट अफेयर को कवर करने का बेस्ट तरीका है कि एक करंट अफेयर का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बेसिस पर करंट अफेयर के क्लासेस को करिए आधा घंटा। और साथ में एक किताब जो कि स्पीडी मेरे बेस्ट रिकमेंडेशन में एक है, तो स्पीडी की किताब को लीजिए और आराम से इन 100 दिनों में सारा करंट अफेयर पढ़ जाइए
आराम से सिलेक्शन। देखिए हम लोग को हर एक सेगमेंट को समझना पड़ेगा कि ग्रुप डी में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके का पूछा जाता है, और तब हम इन चीज़ों पर काम कर पाते हैं। तो मैं हमेशा इसी बात को सोचने में रहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो। तो जब मेरा सिलेक्शन हो पाएगा तब आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा, तो हमारा सिलेक्शन हो सके इसीलिए सही चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो सब अपनी तरीके से ही आपको बातें बताएंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि आंख बंद करके मेरी वीडियोस के थ्रू आप उन कामों को करना शुरू मत करिए, आप एनालाइज करना शुरू करिए। अब 100 दिनों का समय बचा है, ज़्यादा समय है नहीं। इस लास्ट समय में यदि आप गलत ट्रैक धर लेते हैं तो शायद सिलेक्शन आप ना पा सकें। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, हाँ एक बार एनालाइज करिए मेरी बातों पर कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। मैथ्स के रिगार्डिंग, रीजनिंग के रिगार्डिंग, साइंस के रिगार्डिंग, करेंट अफेयर के रिगार्डिंग, जो भी सेगमेंट पूछा जाता है हमारे ग्रुप डी में, उसके रिगार्डिंग मैं सही बातों को आपके सामने रख रहा हूँ या नहीं रख रहा हूँ। 100 दिनों का समय कम नहीं होता है। 100 दिन मतलब कि आधा साल आपके पास मान लीजिए तो एक तरह से हो जाता है कि नहीं। आधा से कम ही होता है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत समय होता है। 3 महीना का समय, 4 महीने का समय कम नहीं है। और दूसरी बात, आपका एग्ज़ाम लास्ट फेज में हो तो और भी ज़्यादा समय आपके पास रहेगा। तो कुछ नहीं किए हैं तो भी शुरू करिए, और कुछ कर लिए हैं तब तो आगे बढ़ते ही रहना है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।